हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, सेल साइकिल। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्वेल्थ में, क्योंकि 11th में कई बच्चे सेल डिवीज़न नहीं पढ़ पाते और ट्वेल्थ में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है बायोलॉजी के जो कि जिसमें सेल डिवीज़न का थोड़ा क्या है प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उससे कोई रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम सेल डिवीज़न। अब देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए कोई भी सेल, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और जब भी ये कभी कोई सेल डिवाइड होता है ना हमारा, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो लगभग सेम रहता है 46। अब देखिए मान लीजिए मैंने बोला कोई सेल डिवाइड होगा और अगर सपोज ये डीएनए का अमाउंट आधा हो जाता, आपको पता है कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर क्रोमोसोम आधे हो जाते फिर वो डिवाइड होता, फिर उससे और आधे हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा था जब सेल से डीएनए ही कंप्लीट खत्म हो जाते। तो इसी को मेंटेन करने के लिए सेल में एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक एक करके कोई कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है वो लगभग सेम रहता है। और जब भी कभी ऐसा कोई डिवीज़न होता है, इस टाइप के डिवीज़न को हम बोलते हैं माइटोसिस या माइटोटिक डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीज़न। ऐसा ही एक और डिवीज़न होता है जब कभी कोई सेल दो डॉटर सेल बनाए और अगर उन डॉटर सेल का अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाए, जेनेटिक मटेरियल आधा हो जाए, ऐसे टाइप के डिवीज़न को कहते हैं हम मियोसिस। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आपने सुना होगा कि जब भी कभी मेल और फीमेल गैमेट है ना, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमेट्स बनते हैं और मेल और फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट्स बनाते हैं, है ना, नर युग्मक मादा युग्मक अगर हिंदी में कहें तो कई बच्चे 10th में हिंदी में पढ़ रखे होते हैं, तो ध्यान दें, तो मेल फीमेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं जिसे कहते हैं युग्मनज, और यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो आगे जाके पूरा एक बेबी का डेवलप करता है। तो अगर मान लीजिए सपोज इसमें कहता मैं कि इन गैमेट सेल्स में, स्पर्म्स में, ओवम में, इनमें अगर 46 क्रोमोसोम होते तो 46 तो जाइगोट में 92, तो जितना एम्ब्रियो जो बनता और बेबी बनता उसमें सभी में 92 क्रोमोसोम होते। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेबी, फिर उसके अगली जनरेशन ऐसे करते करते सेल में डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। उसी को मेंटेन करने के लिए जो गैमेट्स बनते हैं ना वो मियोसिस डिवीज़न से बनते हैं, इसलिए हम इसको गैमेटिक डिवीज़न भी कहते हैं। या इसमें क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट आधा हो गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। जबकि हम देखें माइटोसिस में इसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशनल डिवीज़न। क्या बोलेंगे हम, इक्वेशनल डिवीज़न। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं और इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस को हम सोमैटिक डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना सभी को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जबकि वो जो स्पर्म्स ओवम जो गैमेटिक सेल्स होते हैं उनको हम गैमेटिक सेल्स कहते हैं। इसलिए बाकी बॉडी के सोमैटिक, तो उनमें जो डिवीज़न होगा सोमैटिक डिवीज़न, यहाँ पे क्या हुआ, गैमेटिक डिवीज़न। ठीक है, तो माइटोसिस मियोसिस। ओके, तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं माइटोसिस। अब देखिए एक बात बता दूं कि कोई भी सेल अगर डिवाइड होगा ना, तो चाहे वो माइटोसिस हो मियोसिस हो, हर सेल में दो फेज होते हैं। ठीक है, अभी देखिए पहले फेज को कहते हैं हम इंटरफेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, इंटरफेज। और आप देख रहे हैं इंटरफेज में कितने, 3 सब डिवीज़न है। एक फेज है, इंटरफेज में 3 सब फेजेस हैं। पहला G1 फेज, S फेज और G2 फेज। यानी कि पहला अगर किसी भी सेल साइकिल या सेल डिवीज़न की बात करें तो उसमें सेल डिवीज़न की बात करें हम, तो उसमें 2 फेज़ होंगे। पहला फेज़ होगा इंटरफेज और दूसरा फेज़ होगा क्या, हमारा M फेज़। ठीक है, तो अगर देखें ध्यान से, इंटरफेज में 3 फेज़, क्या, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़, है ना, G1 S G2 फेज़। और फिर दूसरा फेज़ होता है M फेज़, जो कि यहाँ से यहाँ तक का होता है। देखिए ये होगा हमारा M फेज़। ओके, इसको बोलते हैं M फेज़। M का मतलब यहाँ पे दोनों हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। इसीलिए हम, क्योंकि देखिए जो माइटोसिस और मियोसिस होता है ना वो इस M फेज़ पे ही डिसाइड होता है। बाकी G1 S G2 चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। अब M फेज़ में फर्दर 4 सब फेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। क्या बोला मैंने, पहला
प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा होता है टीलोफेज। तो इन फेजेस को याद रखना, अभी मैं इसी का जिक्र करूँगा। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा प्रोसेस क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ओके, यानी सेल का डिवीज़न। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीज़न। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो ये जो एम फेज और इंटरफेज ये दोनों में होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस में। तो देखिए सेल डिवीज़न के दो फेज होंगे, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज में G1 S G2 फेज, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैं पहले एक बार इन तीनों का काम बता दूं। G1 का मतलब ग्रोथ फेज, यानी इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। S फेज यानी DNA डबल होगा और G2 मतलब फिर से ग्रोथ फेज। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा सब डायग्रामेटिकली देख लें हम, डायग्राम से ठीक से। तो अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस को हम और क्या कहते हैं, हम माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। हम माइटोसिस को और क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न या इक्वेशनल डिवीज़न। ओके, अब देखिए ध्यान से, सपोज मैंने बोला कोई भी सेल है, इस सेल में DNA का जो अमाउंट है, मैंने बोला द अमाउंट ऑफ DNA वुड बी 4, 1 2 3 4। ठीक है, द अमाउंट ऑफ DNA वुड बी 4, यानी कि अब देखिए यहाँ पे DNA कितना है 4 और क्रोमोसोम कितने हैं 4, वो भी 4 ही हैं, यानी जितने DNA उतने क्रोमोसोम। ओके, अब सबसे पहला फेज होगा इसमें G1 फेज। G1 मतलब ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब होता है जब भी प्रोटीन सिंथेसिस हो, तो G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और ध्यान से, अगर आपने सेल ठीक से पढ़ा हो तो पता हो कि सेल में जो प्रोटीन बनता है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाले पे और साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो G1 फेज होगा तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। बट देखिए न्यूक्लियस लगभग न्यूक्लियस का शेप उतना ही रहा। ठीक है, और जो DNA का अमाउंट होगा वो भी उतना ही रहेगा। ओके, 4 DNA 4 क्रोमोसोम। मैंने एक्चुअली यहाँ क्रोमोसोम, देखिए मैं इसे क्रोमोसोम क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि DNA ना नॉर्मल किसी भी सेल में, हम जब सेल डिवाइड नहीं होता तो नॉर्मल वो क्या होते हैं, वो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में रहते हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर के रूप में ही रहेंगे यहाँ तक। अब जैसे S फेज आएगा, S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, और S फेज में क्या होगा, DNA डबल हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन या DNA डुप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, अब देखिए जब DNA डबल होगा तो न्यूक्लियस, सिंपली बात है, न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, DNA का अमाउंट ना डबल हो जाएगा, DNA का अमाउंट। और वो DNA सामने एक DNA है, उसके बगल में एक और DNA बना, तो वो जस्ट आपस में पास में ही रहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नहीं बढ़ते, सिर्फ DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। तो देखिए अगर मैंने देखा यहाँ पे ध्यान से, तो 4 DNA नहीं है इस बार, DNA कितने हो गए, DNA 8 हो गए, पर क्रोमोसोम अभी भी 4 ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो S फेज में DNA का अमाउंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं। अब उसके बाद आएगा G2 फेज। भाई सिंपली पता है क्या होगा, ग्रोथ फेज, यानी इसमें देखिए सेल और बड़ा होगा और न्यूक्लियस उतना ही रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा और जो DNA देखिए डबल ऐसे रहेंगे। ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, G1 S G2। ठीक है, G1 S G2, इंटरफेज खत्म हुआ। अब इंटरफेज खत्म होते ही हमारा आता है एम फेज। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, G1 फेज लगभग हमारा ह्यूमन का एक सेल ना लगभग 24 घंटे में डिवाइड होता है। एक सेल से 2 सेल बनते हैं 24 घंटे में, जिसमें से 8 या 9 घंटे G1 फेज लेता है, लगभग 8 to 9 आवर्स। ठीक है, 5 to 6 आवर्स लगभग ये लेता है, और ये 7 to 8 आवर्स। तो अगर मान लीजिए सपोज मैंने बोला ये 9 आवर्स, वो 8 आवर्स, कितने हो गए 17 और 6 हो गए लगभग 23। मान लीजिए 5 या 6, तो 23 या 22, तो 22 या 23 आवर्स लेता है हमारा इंटरफेज, और एम फेज 1 या 2 घंटे। ठीक है,
तो एम फेज में अभी हमने ध्यान दिया था कितने 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आपको याद हो जाएगा, बस एक एक करके स्टेप देखिए। प्रो मतलब पहले, ठीक है, ठीक है। ये आजकल जो मीम्स चल रहे हैं प्रो वो वाला प्रो नहीं है ये, ठीक है। प्रो मतलब पहले है ना, प्रो मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है। सबसे पहला फेज, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, प्रो फेज में ना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सब अलग हो जाएंगे। और जो आसपास के सेल ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, सब डिसअपियर हो जाएंगे। और जो डीएनए का अमाउंट है ना, वो जो डीएनए है वो कंडेंस होके, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होके बना देंगे क्रोमोसोम्स। तो देखिए एक क्रोमोसोम बनाएगा ऊपर का डीएनए और नीचे वाला, तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 4। ओके, अब मैं एक बार ज़रा यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये तो देखिए किसी भी क्रोमोसोम में ना सेंट्रोमियर होता है और ये जो होता है काइनेटोकोर, ठीक है। ये जो होता है इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, अभी दिखाऊंगा मैं। और किसी भी क्रोमोसोम में ना, ये सपोज क्रोमोसोम में, मैंने कहा ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में 2, हर क्रोमोसोम में ना 2 क्या होते हैं ऐसे, देखिए ये जो एक सिंगल पेयर है इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिड। ये क्या है, क्रोमैटिड। तो हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं और दोनों क्रोमैटिड को एक साथ बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि पास में है तो इसलिए कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ कोई ब्रदर वाला केस नहीं होता, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, सिस्टर क्रोमैटिड। तो अब देखा जाए तो सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, उनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। मैंने क्यों बताया, अब ध्यान से देखिए। प्रोफेज के बाद दूसरा आता है एम से मेटा और एम से मिडल, यानी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, देखिए ध्यान से, जो भी हमारा सेल है ना उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सब मेटा मतलब मिडल, यानी मिडल पे अलाइंड हो जाएंगे, सब मिडल पे अलाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम और 4 क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या होंगे, मिडल पे अलाइंड हो जाएंगे और इनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। अब देखिए आपको पता होगा कि इस दौरान जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो पता है कहाँ से बनते हैं, एक सेल ऑर्गेनिल की तरह एक ऑर्गेनिल होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम, उसके अंदर 2 ऐसे परपेंडिकुलर स्पिंडल सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल, और ये बनाते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स। और ये सभी स्पिंडल्स, देखिए रेड से इसलिए बनाया क्योंकि ये सभी स्पिंडल्स इस डेट काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, ठीक है। सभी स्पिंडल्स काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम अलाइंड ऑन द सेंट्रल प्लेट, मेटाफेज प्लेट है ना, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ओके। एंड द स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू द किसे, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। अब तीसरे फेज को कहेंगे हम एनाफेज। तो ध्यान से सुनना, ए से एना, ए से अलग, ए से एना, ए से अलग। अब यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज, यानी कि अलग हो गया क्या, कि जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, वो देखिए, वो अब देखिए सपोज मान लीजिए मैंने बोला कि ये खींचेंगे जब, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये ऐसे थे और ये अलग हो जाएंगे। तो अलग जाएंगे तो अलग कौन होंगे यहाँ पे, सिस्टर क्रोमैटिड। तो देखा जाए अगर, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड से ये अलग हो गई, यूँ ये दोनों खींचे तो अलग हो गए, कितने, 4 सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए ऊपर और 4 नीचे, है ना। और ये चारों अटैच किसकी वजह से, हवा में नहीं होते, ये मैंने एक्चुअली पहले बना दिया। ये यहाँ पे जो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इन्हें खींचते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो इन्हें खींचते हैं। और ये सेंट्रियोल होंगे वो किसके अंदर होंगे, सेंट्रोसोम के अंदर, ओके। तो क्या बोला मैंने, ए से है ना, ए से अलग, यानी अलग हो जाते हैं कौन, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब लास्ट फेज आएगा टीलोफेज। तो टी से टीलो, टी से टेल, ऐसे समझिए, टेल यानी टेल पे पहुंच जाते हैं, टॉप पे। तो ये जो दोनों, जो एक सेट, दोनों जो पेयर्स हैं जो जोड़े हैं वो अलग हुए, तो अब दोनों ऊपर चल जाएंगे और देखिए वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, किसके अराउंड, जो भी ये डीएनए गए ऊपर, और ये क्रोमोसोम ऊपर से जाके वापस
ऊपर जाके डीकंडेंस हो जाएंगे। टेलोफेज में क्या होता है, सुन लीजिए दोबारा। द क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड एंड सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर। सब दोबारा से आ जाएंगे। और अब क्या हुआ, देखिए 2 न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा, ये यहाँ से धंसेंगे, इसे यहाँ से ये मेम्ब्रेन धंसेगी और ऐसे आगे जाके 2 इक्वल सेल्स बना देगा। और इसी 2 सेल्स बनने को, यानी कि सेल के डिवीज़न हो गया, इसी प्रोसेस को कहेंगे हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी सेम। अब देखिए अगर मैंने बोला नंबर 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, पहले भी 4 थे अब भी 4 है, यानी डबल सेट है, अभी भी डिप्लॉइड्स हैं। तो ऐसे टाइप के डिवीज़न को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। ओके, माइटोसिस डिवीजन हमारी बॉडी के हर सेल, प्लांट के हमारे सभी सेल्स में होता है, और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस से नहीं होते, वो होते हैं मियोसिस से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मियोसिस। ओके।